वेलकम टू कॉमर्स मल्टीवर्स। हम करें अपना इंटरनेशनल बिजनेस का सब्जेक्ट, जिसे हम करें आपका जो लास्ट यूनिट है 5th यूनिट, उसके अंदर करें हम आपका फॉरेन एक्सचेंज जो सिस्टम है वो। ठीक है, इससे पहले हमने देखा था फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम क्या होता है, अलग अलग उसके क्या फंक्शन वगैरह होते हैं। इस वीडियो में देखेंगे आपकी क्या क्या फैक्टर होते हैं जो आपके एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करते हैं, और एक्सचेंज रेट क्या होता है आपका। सबसे पहला एक्सचेंज रेट आपका क्या होता है? तो जो एक्सचेंज रेट होता है कहाँ डिटरमाइन होता है? यहाँ पे डिटरमाइन होता है जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आपको होता है वहाँ पे। ठीक है, जहाँ पे क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में आपको जो करेंसीज होती हैं वो बाय और सेल होती है ना। करेंसीज को बाय और सेल वहाँ पे किया जाता है, तो उसी मार्केट में आपका जो एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन किया जाता है ना। तो एक्सचेंज रेट क्या होता है? ये आपका होता है एक रेट होता है बिटवीन टू करेंसीज, है ना, जिसमें एक करेंसी को हम दूसरी करेंसी में एक्सचेंज करते हैं, है ना। एक प्राइस हो गया जिस प्राइस पे हम एक करेंसी को एक्सचेंज करते हैं दूसरी करेंसी में। ठीक है, जैसे आपको यूएस डॉलर और इंडियन रुपीज़ को भी मिला होगा, करंट में ये इनका एक्सचेंज रेट चल रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि अगर आपको $1 परचेज करना है ना, एक आपको यूएस डॉलर अगर परचेज करना है, तो उसके लिए आपको कितना इंडियन रुपीज़ देना पड़ेंगे? आपको 83.53 रुपीज़ समथिंग कुछ देने पड़ेंगे। ठीक है, $1 को परचेज करने के लिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, ये एक एक्सचेंज रेट आपका हो गया डॉलर और इंडियन के कंपेयर में, है ना। इन दोनों के कंपेयर में ये एक्सचेंज रेट है। ऐसे कोई डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज होती है ना, अलग अलग करेंसीज में यूएस डॉलर की जापानीज येन में कुछ अलग हो सकती है आपके, है ना। और आपका चाइनीज युआन जो है उसमें अलग कुछ वैल्यू एक्सचेंज रेट हो सकती है ना, अलग अलग होता है। तो एक्सचेंज रेट एक प्राइस होता है जिस प्राइस पर हम एक करेंसी को दूसरी करेंसी में एक्सचेंज करते हैं या बाय सेल करते हैं। ठीक है, अब जो आपके एक्सचेंज रेट होता है ये डिटरमाइन कैसे होता है? ठीक है, सिंपली जैसे कोई भी चीज़ होती है उसका प्राइस डिटरमाइन कैसे होता है? तो हम डिमांड और सप्लाई को, जहाँ पर डिमांड सप्लाई आपकी इक्वल हो जाती है, ठीक है, वहाँ पर हम क्या कहते हैं कि ये एक इसका प्राइस सेट हम कर देते हैं किसी भी चीज़ का। ठीक है, तो जहाँ पर आपका डिमांड और सप्लाई है, ठीक है, करेंसी की डिमांड और सप्लाई जहाँ पर दोनों इक्वल हो जाती हैं, हाँ, जिस पॉइंट पे इक्वल हो जाती है वो पॉइंट हम क्या कंसिडर करते हैं, उसको हम कहते हैं आपका एक्सचेंज रेट। कि इस करेंसी के लिए ये एक्सचेंज रेट, ये प्राइस फिक्स होगा एक्सचेंज करने के लिए, है ना। जैसे ये आपको प्रेजेंट है, तो $1 जो है, ठीक है, उसका प्राइस इंडियन रुपीज़ में 83.5 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कैसे डिटरमाइन हुआ होगा? जो डॉलर है उसकी डिमांड को देखा गया होगा, ठीक है, और उसकी क्या सप्लाई है आपकी इंडियन रुपीज़ की या डॉलर की, उन दोनों को साथ में देखा गया होगा, है ना, कि भाई क्या डिमांड क्या है और कितनी सप्लाई है इस चीज़ की। जब जहाँ पर वो मीट कर रहे हैं दोनों आपके इंडियन रुपीज़ और यूएस डॉलर एक पॉइंट पे, वो पॉइंट आपको कंसिडर कर दिया जाता है, वो आपको प्राइस कंसिडर कर दिया जाता है एक्सचेंज रेट के लिए। ठीक है, डिमांड सप्लाई के अलावा और भी काफ़ी सारे फैक्टर होते हैं, फैक्टर्स को हम देख लेते हैं क्या जो आपके एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं या इफेक्ट करते हैं। तो पहले डिमांड सप्लाई आपको पहला फैक्टर हो गया। ठीक है, लाइकली एनी अदर मार्केट, द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज ड्रिवन बाय द डिमांड एंड सप्लाई। जैसे कोई भी चीज़ होता है, कोई मार्केट होता है, वहाँ पे हम और किसी उस चीज़ का प्राइस डिटरमाइन करते हैं, तो हम हर जगह पे डिमांड और सप्लाई को देखते हैं। ठीक है, अब इफ देयर इज अ हाई डिमांड फॉर अ करेंसी, ठीक है, किसी कोई भी करेंसी है अगर उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो क्या होगा, इट्स वैल्यू विल इंक्रीज रिलेटेड टू द अदर करेंसी। जो भी अदर करेंसी होगी उसके कंपेयर में, है ना। जैसे डॉलर है, उसकी अगर डिमांड ज़्यादा है तो क्या होगा, उसकी जो वैल्यू होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और अगर आपकी इंडियन रुपीज़ है, उसकी डिमांड कम है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, जो आपका डॉलर है उसकी ज़्यादा डिमांड है, तो जो डॉलर होगा उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, और जिसकी डिमांड कम है उसकी वैल्यू आपकी कम होती है। कन्वर्जली इफ देयर इज अ लो डिमांड, ठीक है, और एक्सेस सप्लाई, ठीक है, उस चीज़ की बहुत ज़्यादा सप्लाई है या उसकी बहुत कम डिमांड है, तो करेंसी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, उसकी डिमांड को, ठीक है, और उसकी सप्लाई को, दोनों को देखते हैं, जहाँ पर वो इक्वल हो जाती है वहाँ पर उसका प्राइस सेट कर देते हैं। ज़्यादा सप्लाई से कैसे वैल्यू कम होती है कि जैसे कोई भी करेंसी है उसकी एक्सेस सप्लाई होगी, ठीक है, किसी मार्केट के अंदर या कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा उसकी सप्लाई है। ठीक, तो क्या होगा, वहाँ के सिटीजन के पास बहुत ज़्यादा मनी होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा मनी होगा तो वो क्या करेंगे, वो काफ़ी ज़्यादा डिमांड करेंगे अदर चीज़ों की, जो भी कम्योडिटीज़ होगी उनके लिए। और वो उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड अगर करेंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो इन्फ्लेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है, और इन्फ्लेशन से बढ़ेगा तो इकोनॉमी जो है वो आपकी स्टेबल नहीं रहेगी। ठीक है, इस वजह से क्या हो सकता है, जो आपकी करेंसी है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो सकती है। ठीक है ना, अदर करेंसी के कंपेयर में ये बात हो रही है। ठीक है, अदर करेंसी के कंपेयर में उसकी वैल्यू कम हो सकती है। ठीक है, तो हम डिमांड और सप्लाई को देखते हैं और फिर कंसिडर करते हैं उसके प्राइस को। ठीक है, फिर सेकंड फैक्टर आपका होता है इंटरेस्ट रेट। ठीक है, जो सेंट्रल बैंक होते हैं ये आपका इंटरेस्ट रेट को सेट करते हैं। ऑब्वियसली बात है, किसी भी कंट्री के अंदर जो सेंट्रल बैंक होता है वही इन चीज़ों को आपको सेट करता है, इंटरेस्ट रेट को कम या ज़्यादा करता है अपने हिसाब से। ठीक है, हायर इंटरेस्ट रेट टिपिकली अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जो आपके अगर बहुत ज़्यादा आपने हाई इंटरेस्ट रखे हुए हैं अपनी कंट्री के अंदर, ठीक है, कि आप बहुत ज़्यादा रिटर्न दे रहे हैं, तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होंगे वो अट्रैक्ट होंगे आपकी इकोनॉमी की तरफ, आपकी कंट्री की तरफ। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, जब वो वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहेंगे आपकी कंट्री के अंदर, ठीक है, तो अब वो इन्वेस्ट अपनी करेंसी में तो कर नहीं सकते, है ना। जैसे कोई भी अगर बाहर फॉरनर है वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो अब उसे इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो करेंसी उसे यूज़ करनी है वो इंडियन रुपीज़ उसे यूज़ करनी होगी, है ना। फिर वो क्या करेगा, अपने जो जो भी उनका करेंसी है वो एक्सचेंज करेगा, हमारे जो सेंट्रल बैंक्स है ना, जो सेंट्रल बैंक है उनके पास है, वो एक्सचेंज करेगा और इंडियन रुपीज़ की डिमांड बढ़ेगी उससे। ठीक है ना, द इंक्रीजिंग डिमांड फॉर द करेंसी, ठीक है, जो इंडियन करेंसी होगी उसकी आपकी डिमांड बढ़ेगी एंड कॉजिंग टू अप्रिशिएट, और उसकी डिमांड बढ़ेगी तो वैल्यू आपकी बढ़ सकती है। ठीक है ना, तो इस तरीके से इंटरेस्ट रेट भी इफेक्ट करते हैं आपके जो करेंसी रेट होता है उसको। फिर इन्फ्लेशन रेट्स, ठीक है, इन्फ्लेशन हाई है कि लो है, ये भी आपका इफेक्ट डालता है जो आपके एक्सचेंज रेट होते हैं उसके ऊपर। कंट्रीज विद लोअर इन्फ्लेशन रेट्स
जनरली सी एन एप्रिशिएशन, ठीक है। जिस कंट्री के अंदर कम इन्फ्लेशन रेट है, कम आपकी महंगाई है ना, इन्फ्लेशन कम है, तो लॉजिक से आता है कि इकोनॉमी काफ़ी स्टेबल, काफ़ी अच्छी इकोनॉमी देखी जाएगी। फॉरेन जो इन्वेस्टर्स होंगे वो भी अट्रैक्ट होंगे वहाँ पे आपके, तो इससे क्या होगा, करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि डिमांड बढ़ेगी, है ना। एज द परचेसिंग पावर इंक्रीज, क्योंकि लोगों की परचेसिंग पावर इंक्रीज हो रही है ना, तो परचेसिंग पावर इंक्रीज हो रही है कंपेयर टू अदर करेंसीज। जो अदर करेंसीज है, ठीक है, उनके कंपेयर में आपकी जो करेंसी है वो उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है, ठीक है। कम इन्फ्लेशन है, सस्ते में आपको चीज़ें मिल रही हैं, काफ़ी सही रेट पे चीज़ें मिल रही हैं, और बाकी करेंसीज में के कंपेयर में आपकी करेंसी सस्ती है, मतलब आपकी करेंसी काफ़ी अच्छी है। आपको आप वो अगर आप उस करेंसी में खरीदते हैं तो वो आपको महंगा पड़ेगा, लेकिन आप खुद की करेंसी में खरीद रहे हैं तो आपको वो सस्ता पड़ रहा है ना। तो ये इन्फ्लेशन रेट का भी फर्क पड़ता है, क्योंकि अदर करेंसी की परचेसिंग पावर काफ़ी ज़्यादा है, उसकी परचेसिंग पावर ज़्यादा मतलब डिमांड वो ज़्यादा करेंगे चीज़ों की, और वो चीज़ों की डिमांड ज़्यादा करते हैं, तो फिर वहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ सकता है ना। तो इन्फ्लेशन रेट जो आपका होता है ये भी इफेक्ट डालता है। कम कम इन्फ्लेशन रेट है तो मतलब करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी, और हाई इन्फ्लेशन रेट है तो करेंसी की वैल्यू कम होगी आपकी। इकोनॉमिक इंडिकेटर आपके कुछ होते हैं ना, जैसे जीडीपी ग्रोथ हो गई, सेम एम्प्लॉयमेंट रेट हो गया, इंटरेस्ट रेट हो जो ऊपर हमने पढ़ा, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट, ये भी इम्पैक्ट डालते हैं आपके, है ना। अगर आपकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो ये क्या, इससे क्या होगा, आपकी करेंसी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक आपका होती है, ठीक है। तो सेम आपके सामने इन्फ्लेशन रेट और आपका इंटरेस्ट रेट पड़ा वैसे ही सेम है। तो जितनी अच्छी इकोनॉमी होगी तो उससे क्या होगा, जो आपके फॉरेन इन्वेस्टर्स होंगे वो अट्रैक्ट होंगे तो इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। और फिर आपकी डिमांड बढ़ेगी, जो आपकी होम करेंसी होगी उसकी, और इस तरीके से वैल्यू उसकी बढ़ जाएगी। फिर गवर्नमेंट इंटरवेंशन आपका आता है, ठीक है। जो गवर्नमेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरवेंशन करती है, जैसे आपको सेंट्रल बैंक भी इंटरवेंशन करती है, गवर्नमेंट भी इंटरवेंशन करती है। सेंट्रल बैंक कैसे करती है, हमने देखा भी ऊपर आपका, जो सेंट्रल बैंक होती है वो आपका इंटरेस्ट रेट को कम या ज़्यादा करती है, ठीक है। ऐसे क्यों करती है, जैसे कभी कभी क्या होता है, उनको क्या करना है, अपनी जो करेंसी है उसकी वैल्यू को कंट्रोल करना है ना। जैसे मान लो आपकी करेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा एप्रिशिएट हो रही है, उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है मार्केट के अंदर, तो करेंसी की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ना, है ना, काफ़ी ज़्यादा एप्रिशिएट होना भी ठीक बात नहीं होती है ना। या बहुत ज़्यादा लो हो रही है करेंसी की वैल्यू, काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो रही है, तो वो भी ठीक नहीं होता। तो उसको मेंटेन रखने के लिए क्या करते हैं सेंट्रल बैंक्स, जो उनके पास फॉरेन रिजर्व होते हैं, है ना, जैसे मान लो आपकी करेंसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, उसको मेंटेन करना है, तो मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे आप, तो सेंट्रल बैंक क्या करेगी, उसकी सप्लाई को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएगी। तो अगर सप्लाई को बढ़ाएगी, तो सप्लाई जब बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी लोगों की अलग अलग चीज़ों के लिए, तो उससे इन्फ्लेशन होगा तो करेंसी की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी, दोबारा से आपकी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो सप्लाई को बढ़ाने के लिए क्या करेगी, जो उनके पास फॉरेन रिजर्व होते हैं वो उनको और ज़्यादा परचेज करेगी, है ना। जब उनको और ज़्यादा परचेज करेगी, जैसे मान लो डॉलर या कोई भी अलग करेंसी है उसको परचेज करेगी, तो अब जो इंडियन रुपीज़ होगा वो मार्केट में ज़्यादा जाएगा, तो उसकी सप्लाई ज़्यादा होगी, और ज़्यादा सप्लाई उसकी होगी तो उससे जो है ज़्यादा डिमांड लोग करेंगे तो अलग चीज़ों की, ठीक है। तो इन्फ्लेशन रेट इससे क्या होगा, बढ़ेगा। इससे फिर क्या होगा, जो करेंसी होगी उसकी वैल्यू फिर धीरे धीरे कम होने लगेगी, या फिर इसको उल्टा हो सकता है, जब आपकी करेंसी की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज होती जा रही है, वैल्यू काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है, तो उसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, हम उसकी डिमांड बढ़ाएंगे, ठीक है। हम उसकी डिमांड बढ़ा देंगे, आपकी जो मनी की सप्लाई है उसको कम कर देंगे, मनी की सप्लाई में कम कर देंगे तो डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो सप्लाई कम करने के लिए क्या करेगी, जो आपकी सेंट्रल बैंक होती है, जो आपके रिजर्व होते हैं, फॉरेन रिजर्व होते हैं, वो उनको सेल कर देती है। जब उनको सेल करेगी, जैसे डॉलर है उसको सेल कर देगी, तो जो इंडियन रुपीज़ होगा मार्केट के अंदर आपको जो फ्लो में है उसको वो वापस आएगा सेंट्रल बैंक के पास, तो वापस आएगा तो जो सप्लाई कम हो जाएगी, सप्लाई कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी, जिस वजह से फिर आपकी जो करेंसी की वैल्यू है वो वापस से इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट क्या करती है इसमें, फिर गवर्नमेंट का रोल क्या होता है, गवर्नमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से इंटरवेंशन इसमें करती है आपका। गवर्नमेंट कैन डायरेक्टली बाय और सेल करेंसीज इन फॉरेन मार्केट, इन फॉरेक्स मार्केट टू इन्फ्लुएंस एक्सचेंज रेट, ठीक है। ये भी सेम बाय सेल कर लेती है, वैल्यू आपकी बढ़ रही है तो बाय सेल करती है, ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए। इफ गवर्नमेंट वांट्स टू स्ट्रेंथन इट्स करेंसी, अगर गवर्नमेंट चाहती है कि अपनी जो करेंसी उसकी वैल्यू को वो बढ़ाना चाहती है, तो इट कैन सेल फॉरेन करेंसीज, ठीक है। सेम जो मैंने बताया आपको, तो जो फॉरेन करेंसी होगी ना उसको सेल करेगी, ठीक है, उसको सेल करेगी एंड बाय इट्स ओन करेंसी, और अपनी खुद की करेंसी को वो बाय करेगी, ठीक है। एंड इंक्रीजिंग डिमांड एंड रेजिंग द एक्सचेंज रेट, ठीक है। जब वो अपनी खुद की करेंसी को डिमांड कर रही है, मान लो खुद की करेंसी को डिमांड भी तो कर रही है एक तरीके से, वो फॉरेन फॉरेन करेंसी आप बेच रहे हो और आप अपनी खुद की करेंसी की डिमांड बढ़ा रहे हो, डिमांड बढ़ने से क्या होगा फिर, और जो एक्सचेंज रेट होगा वो फिर से राइज हो जाएगा, ठीक है। या फिर उसकी सप्लाई कम हो जाएगी, आपकी फॉरेन करेंसी जो आपकी करेंसी है उसकी सप्लाई कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी ऑटोमेटिक उसकी, ठीक है। फिर इंडायरेक्ट इंटरवेंशन भी करती है गवर्नमेंट, कैन डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द एक्सचेंज रेट थ्रू द मॉनेटरी पॉलिसीज, ठीक है। अलग तरह की पॉलिसीज बनाती है, जैसे अभी हमने देखा कि सेंट्रल बैंक, जैसे एग्जांपल है आपको, सेंट्रल बैंक कैन रेज इंटरेस्ट रेट, जो हमने पढ़ा अभी, ठीक है। तो अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड इंक्रीजिंग डिमांड फॉर करेंसी, ठीक है। इंटरेस्ट रेट आप काफ़ी ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट दे रहे हो, तो इससे फॉरेन जो इन्वेस्टर्स होंगे वो अट्रैक्ट होंगे, जिस वजह से जो आपकी करेंसी होगी उसकी डिमांड बढ़ेगी और फिर उसके करेंसी की वैल्यू जो है वो अप्रिशिएट हो जाएगी, है ना। फिर गवर्नमेंट डेट आपका होता है, ठीक है। तो कंट्रीज विद द हाई लेवल ऑफ गवर्नमेंट डेट आर लेस अट्रैक्टिव फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स, ठीक है। आपकी कंट्री के अंदर काफ़ी ज़्यादा आपने डेट लिया हुआ है ना, जैसे कोई भी कंट्री है अगर उसने बहुत ज़्यादा डेट लिया है, तो इससे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होंगे या जो कोई भी कंट्री है, जब वो आपको देखेगी, आपकी इकोनॉमी को देखेगी, तो उन्हें क्या होगा, उन्हें एक आपको आपके ऊपर एक रिस्क लगेगा कि अगर मैं इस कंट्री में इन्वेस्ट करता हूँ, ठीक है, तो फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है ना। आप बैंकरप्ट हो सकते हो, मतलब आप लोन वापस पे नहीं कर सकते, रीपेमेंट की प्रॉब्लम हो सकती है, तो काफ़ी ज़्यादा आपने डेट लिया हुआ है, तो इससे फॉरेन इन्वेस्टर्स आपके पास इन्वेस्ट नहीं करेंगे, या वो अपना कॉन्फिडेंस लूज करेंगे आपसे, कंट्री से, है ना।
जिस वजह से जो आपकी करेंसी होगी वो उनकी डिमांड उतनी ज़्यादा नहीं होगी आपकी करेंसी की, ठीक है, और डिमांड नहीं होगी तो फिर वैल्यू आपकी उतनी करेंसी की नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो अगर बहुत ज़्यादा हाई डेट आपकी गवर्नमेंट ने लिया हुआ है तो उससे जो वैल्यू होगी आपकी करेंसी की वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है ना, डेप्रिसिएशन उसमें होता है। और काफ़ी लेस आपने डेट लिया, बहुत कम डेट लिया हुआ है ना, बहुत ही कम लिया हुआ है, तो फिर एक चांस होता है कि आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाए, है ना। फिर एक और आपका आता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस, ठीक है। कंट्रीज विद स्टेबल गवर्नमेंट आर परसीव्ड एज लोअर रिस्क बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स। कंट्री है, ठीक है, काफ़ी स्टेबल गवर्नमेंट है वहाँ पे, है ना, काफ़ी ज़्यादा कुछ जो जो आपकी इंटर गवर्नमेंट्स होती है ना, उनमें उनके बीच में जो भी गवर्नमेंट आपकी कंट्री के अंदर, उनके बीच में ज़्यादा कुछ कॉन्फ्लिक्ट नहीं चल रहा, ठीक है। अब इजी जो गवर्नमेंट है एकदम अच्छे से, मतलब बिल्कुल स्टेबल गवर्नमेंट है, सिस्टम है आपके कंट्री के अंदर, तो उससे क्या होगा, जो रिस्क होगा काफ़ी ज़्यादा कि भाई जो इन्वेस्टर होंगे उनके पैसे लूज हो सकते हैं कंट्री के अंदर, है ना। ऑटोमेटिक आपकी वैल्यू कब बढ़ती है, जब आप फॉरेन जो रिजर्व उसको बढ़ाओगे अपनी कंट्री के अंदर। अगर फॉरेन रिजर्व आपके कंट्री में बढ़ रहा है तो आपकी करेंसी की वैल्यू भी बढ़ती है ना, क्योंकि आपकी डिमांड, आपकी करेंसी की डिमांड ज़्यादा होती है बाहर कंट्रीज़ में। तो इसलिए फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ पे ज़्यादा जो है उनकी बात करी गई है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा मेन रोल यहाँ पे रखते हैं। जो बाहर से इन्वेस्टमेंट जितनी ज़्यादा मिलेगी आपके पास, उतना ज़्यादा आपका फॉरेन जो एक्सचेंज है वो बढ़ेगा, उससे आपकी वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। तो अगर स्टेबल गवर्नमेंट है तो लो रिस्क होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रिड्यूस द लाइक्लीहुड ऑफ सडन चेंजेस, ठीक है। अगर स्टेबिलिटी है तो कुछ भी सडन चेंजेस नहीं होगा कि गवर्नमेंट को अचानक से कोई पॉलिसी ले आई या रेगुलेशन को अचानक से कुछ चीज़ बढ़ा दिया, ठीक है, तो इससे नेगेटिव इफेक्ट जो है वो नहीं पड़ता, ठीक है। तो अगर अचानक से कोई चीज़ चेंज हो जाती है, गवर्नमेंट ने अचानक से कोई पॉलिसी ला दी, तो इससे जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए अचानक से, मतलब कुछ भी आपने इंटरेस्ट रेट एकदम लो कर दिया अचानक से, है ना, या कोई भी नई पॉलिसी ला दी इन्वेस्टमेंट से लेकर, तो फिर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एक रिस्क हो सकता है, ठीक है। तो फिर स्टेबल गवर्नमेंट वाली जो कंट्रीज होती हैं उनमें वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है ना। एज अ रिजल्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स आर मोर विलिंग टू इन्वेस्ट इन असेट्स डोमिनेटेड इन द करेंसी ऑफ अ पॉलिटिकल स्टेबल कंट्री, ठीक है। जो पॉलिटिकल स्टेबल कंट्री होती है वहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हैं, तो वहाँ जहाँ वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे वहाँ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ज़्यादा बढ़ेगा, आपकी करेंसी की डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, और फिर आपकी जो वैल्यू होगी करेंसी की वो भी अप्रिशिएट होगी। When foreign investors invest in a current when foreign investors invest in a country, they typically need to convert their currency into the local currency, है ना, वही सेम चीज़ जो उनको अपनी खुद की करेंसी होगी वो लोकल करेंसी में एक्सचेंज करनी होती है टू मेक इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि अपनी खुद की करेंसी तो इन्वेस्ट कर नहीं सकते वो, है ना। इंडियन मार्केट में उन्हें कुछ भी अगर परचेज करना है तो उन्हें इंडियन रुपीज़ को परचेज करना होगा, या जिस भी कंट्री में वो कर रहे हैं उन्हें वहाँ की कंट्री की जो करेंसी होती है उससे परचेज करना होता है ना, तो उसकी डिमांड बढ़ती है ऑटोमेटिक। द इंक्रीज डिमांड फॉर द लोकल करेंसी, है ना, एंड डिराइव अबाउट इट्स वैल्यू रिलेटिव टू द अदर करेंसी, जो उनकी करेंसी होगी उसके रिलेटिव में उनकी डिमांड ज़्यादा हो रही है, ठीक है, तो इससे जो करेंसी की वैल्यू होगी वो अप्रिशिएट होती है। फिर आपको होता है ट्रेड बैलेंस ना, ट्रेड बैलेंस को पता होगा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो आपका बैलेंस होता है, वो ट्रेड बैलेंस की बात करें, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी आपका बिल्स ऑफ पेमेंट में भी ये चीज़। तो अ कंट्रीज ट्रेड बैलेंस विच इज डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बीच में जो बैलेंस होता है वो कैन इम्पैक्ट करंट वैल्यू, जो आपकी करेंसी वैल्यू होती है उसको वो इम्पैक्ट करती है। और ट्रेड सरप्लस, सरप्लस का मतलब क्या होगा, आपका ट्रेड जो है आपके एक्सपोर्ट ज़्यादा है आपके इंपोर्ट से, है ना, आपने ज़्यादा एक्सपोर्ट करा है, तो जब आपने ज़्यादा एक्सपोर्ट करा है तो लोगों ने जो फॉरेन करेंसी है वो आपकी कंट्री में ज़्यादा आ रही है ना, ज़्यादा आ रही है वो कह लो, या फिर बाहर किसी भी फॉरेनर को आपके यहाँ से कुछ भी परचेज करना है, आप एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं तो मतलब वो आपके यहाँ से परचेज कर रहे हैं। अगर वो आपके यहाँ से परचेज कर रहे हैं तो उन्हें आपकी खुद की जो लोकल करेंसी आपकी कंट्री की होगी वो उन्हें परचेज करनी पड़ेगी, तो इससे फिर ऑटोमेटिक आपकी डिमांड फिर से बढ़ रही है करेंसी की, तो वैल्यू फिर से बढ़ेगी, कैन लीड टू अ स्ट्रॉन्गर करेंसी, है ना। स्ट्रॉन्गर करेंसी तभी आपके एक्सपोर्ट ज़्यादा है ना, तो लोग आपकी करेंसी की डिमांड कर रहे हैं। वाइल ट्रेड डिफिसिट कैन लीड टू अ वीकर करेंसी, ठीक है, और आपके ट्रेड डिफिसिट है, डिफिसिट मतलब आपकी इंपोर्ट ज़्यादा है, आप दूसरी कंट्री से चीज़ों को ज़्यादा मंगा रहे हैं अपने देश में, तो आप क्या कर रहे हैं, आपने खुद की करेंसी को सेल, मतलब सेल नहीं कहेंगे, मतलब आप उनकी करेंसी की डिमांड बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपको उनकी कंट्री से कुछ खरीदना है तो अब आपको उनकी करेंसी को परचेज करना होगा, ठीक है, तो आप उनकी करेंसी की डिमांड बढ़ा रहे हैं और खुद की करेंसी की डिमांड आप नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो इससे वीकर करेंसी आपकी हो सकती है, ठीक है। a country earn more foreign currency from its exports, ठीक है, देन इट्स स्पेंड ऑन इम्पोर्ट, ठीक है, जितना आप खर्चा करते हो अपने इम्पोर्ट पे, अगर आप एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हो तो आप फॉरेन जो करेंसी होगी उसको अर्न करोगे मतलब क्या, कि अब जो भी उनको डॉलर होगा या कुछ भी होगा तो वो आपकी कंट्री में ज़्यादा आ रहा है, तो वो ज़्यादा आ रहा है तो उसके बदले आप क्या दे रहे हो उनको, अपनी करेंसी दे रहे हो ना, तो डिमांड बढ़ रही है आपकी करेंसी की, ठीक है। और एक दूसरे फैक्ट भी पड़ता है कि जितना ज़्यादा आपके पास फॉरेन रिजर्व होता है उतनी ज़्यादा आपकी करेंसी की वैल्यू भी बढ़ती है, ठीक है ना। जो आपकी प्रिंटिंग की हम बात करें, अगर मनी प्रिंटिंग की बात करें तो उसमें ये फॉरेन जो रिजर्व होता है वो काफ़ी ज़्यादा रोल आपका निभाता है। टू पे फॉर दिस एक्सेस एक्सपोर्ट, ठीक है, जो ये आपने बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करे, एक्सेस एक्सपोर्ट करे, फॉरेन बायर्स मस्ट एक्सचेंज देयर करेंसी, तो उसके लिए उनको अपनी करेंसी चेंज करनी होगी, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम, ठीक है ना। एंड दिस इंक्रीज डिमांड फॉर द एक्सपोर्टिंग कंट्री करेंसी लीड्स टू एन एप्रिशिएशन, ये जो डिमांड वो कर रहे हैं हमारी करेंसी की, इससे क्या होगा, वैल्यू बढ़ती है। फिर आपका आता है स्पेकुलेशंस, ठीक है, स्पेकुलेशन क्या होता है, एक तरह से आपका प्रिडिक्शन कह लो, है ना, एक तरह से आप क्या करते हैं, आप जैसे ट्रेडर्स वगैरह होते हैं ना, जो ट्रेडर्स आपके होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, ये स्पेकुलेशन का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, सिर्फ करेंसी मार्केट या एक्सचेंज रेट में नहीं, अलग अलग कोई स्टॉक किसी कंपनी का होता है तो वहाँ पे स्पेकुलेशंस की जाती है ना। तो अगर हम करेंसी की बात करें तो यहाँ पे जो स्पेकुलेशंस होती है इसका मतलब क्या होता है, कोई भी एक ट्रेडर है या इन्वेस्टर्स है वो बाय सेल करेगा करेंसीज को बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्यूचर मूवमेंट, की जो करेंसी उसकी फ्यूचर में मूवमेंट अप होगी कि डाउन होगी,
ठीक है? उस हिसाब से इसकी वैल्यू फ्यूचर में कोई करेंसी है, उसकी वैल्यू फ्यूचर में बढ़ेगी या घटेगी, है ना? इसके ऊपर वो अपने एक्सपेक्टेशंस को बताते हैं, ठीक है? व्हिच कैन इम्पैक्ट एक्सचेंज रेट इन द शॉर्ट टर्म, ठीक है? शॉर्ट टर्म में ये इस एक्सचेंज रेट को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है ना? क्योंकि एक्सपेक्टेशन आपकी क्या होती है कुछ 6 महीने, 7 महीने या 1 साल, मतलब इन्वेस्टर्स के ऊपर है, गवर्नमेंट के ऊपर वो मतलब ट्रेडर्स के ऊपर वो डिपेंड करता है, ठीक है? जैसे एग्जांपल के लिए व्हेन देयर इज अ स्पेकुलेशन दैट अ पार्टिकुलर करेंसी विल राइज इन द कंपैरिजन टू द अदर इन द फॉलोइंग मंथ, ठीक है? कुछ भी 3-4 महीनों में कोई भी एक ट्रेडर है, उसने ये स्पेकुलेट करा है कि भई एक करेंसी है, कोई भी करेंसी मान लो इंडियन रुपीज़ है, ठीक है? इसकी जो वैल्यू है वो कुछ 3-4 महीनों बाद जो है वो 80 रुपीज़ है मान लो एग्जांपल, तो 80 से 85 हो रही है, ठीक है? तो उसने स्पेकुलेट करता है, ठीक है? तो अगर वो ऐसा स्पेकुलेट कर रहा है कि इसकी वैल्यू बढ़ने वाली है, राइज़ होने वाली है, तो लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, ट्रेडर्स क्या करेंगे, उसमें इन्वेस्ट करेंगे उस करेंसी में। इन्वेस्ट करेंगे मतलब उस करेंसी की डिमांड बढ़ाएँगे, ठीक है? द डिमांड फॉर दैट करेंसी विल राइज़ एंड द वैल्यू ऑफ करेंसी विल एप्रिशिएट। डिमांड जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है? उसके एग्जाम्पल समझते हैं अगर हम, तो मान लो कोई भी एक्सचेंज रेट अभी अभी चल रहा है डॉलर का, एग्जाम्पल के लिए है ना, अभी तो फिलहाल कुछ 83 रुपीज़ चल रहा है एक डॉलर का। पर मान लो एग्जाम्पल के लिए आपके 1 यूएस डॉलर जो है उसका एक्सचेंज रेट, उसके बदले में जो इंडियन रुपीज़ है वो 80 रुपीज़ का है, मतलब एक डॉलर आपका 80 रुपये का, ये एक्सचेंज रेट अभी चल रहा है, ठीक है? अब कोई भी ट्रेडर या इन्वेस्टर है, उन्होंने आपका स्पेकुलेट किया कि ये जो करेंसी है ना इंडियन रुपीज़, ये बढ़ सकती है फ्यूचर में। फ्यूचर में क्या हो सकता है, ये 85 रुपीज़ हो सकती है, ठीक है? इन नेक्स्ट 5 मंथ, ठीक है? 5 मंथ के अंदर अंदर। तो अब क्या करेगा जो ट्रेडर होगा, आपका जो इन्वेस्टर होगा, वो बाय करेगा आपके जो इंडियन रुपीज़ होगा उसको। कैसे बाय करने वाला है वो उसको, $1000 पे, $1000 में आप क्या करेगा, 80,000 जो इंडियन रुपीज़ है उसको परचेज़ कर लेगा। हाँ, सिंपली इतना ही आएगा, आपको $1000 देगा और 80,000 आपके इंडियन रुपीज़ को परचेज़ कर लेगा। फिर वो इसको होल्ड करके रखेगा। कब तक होल्ड करेगा, जब तक आपकी जो भी आपका टारगेट था एक्सचेंज रेट का वो आपको रीच ना हो जाए, ठीक है? फिर जब टारगेट आपका रीच हो जाएगा, रीच मतलब जब आपका 1 यूएस डॉलर 85 रुपीज़ का हो गया या इसके आसपास भी हो जाता है अगर, तो वो उसको फिर सेल कर देगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे इसने क्या करा, फिर जब ये 1 यूएस डॉलर का प्राइस 85 रुपीज़ हो गया आपका, तो फिर इसने क्या करा, इसको आपका सेल कर दिया, ठीक है? जो आपके इंडियन रुपीज़ थी, इंडियन रुपीज़ को सेल कर दिया कितने रुपीज़ में, 85,000 में, है ना? क्योंकि इसके पास तो अभी तो इसने 1000 यूएस डॉलर में 80,000 आईएनआर खरीदे हुए हैं ना, तो अब इसने वो सेल कर दिए। $1000 जो है, अगर आप $1000 आपकी बात करते हैं, तो $1000 ये सेल कर देगा। $1000 जब ये सेल करेगा तो उसे क्या मिलेगा उसके बदले, $1000 सेल करने के बदले इससे मिलेंगे 85,000 रुपीज़। तो इससे इसका प्रॉफिट क्या हुआ कि इसने खरीदा तो 80,000 में था, $1000, और अब इसने कितने में बेच दिया उसको, $85,000 में, 85,000 इंडियन रुपीज़ में उस डॉलर को इसने सेल कर दिया। तो कितना प्रॉफिट उसने अर्न किया, 5000 का प्रॉफिट उन्होंने अर्न कर लिया, ठीक है? तो इस तरीके से ये अर्न करते हैं ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स अपना स्पेकुलेशंस को करके, ठीक है? अब ये चीज़ इंपैक्ट डालती है आपकी जो करेंसी होती है उस पर, ठीक है? इसका उल्टा भी हो सकता है, कोई अगर इन्वेस्टर है वो क्या कर रहा है, वो बोल रहा है कि करेंसी उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो सकती है नियर फ्यूचर, तो उसकी डिमांड काफ़ी कम हो जाएगी, लोग उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे, उसकी डिमांड काफ़ी कम होगी, तो उससे क्या होगा, करेंसी की जो वैल्यू है वो डेप्रिशिएट फिर हो जाती है ना? तो इस तरीके से आपके क्या होते हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जो एक्सचेंज रेट पे आपका इम्पैक्ट डालते हैं, और किस तरीके से आपकी एक्सचेंज रेट जो है वो डिटरमाइन होती है डिमांड और सप्लाई के बेस पर, ठीक है? नेक्स्ट उसके बाद वीडियो होगी, इसमें पढ़ेंगे आपका जो अलग अलग तरह के आपके एक्सचेंज रेट होते हैं, जैसे का फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होता है, फिक्स एक्सचेंज रेट होता है, हाँ, टाइप्स वगैरह थोड़े से वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतने, थैंक यू फॉर वॉचिंग।